नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पाठ्यपुस्तक के 8 तक प्रश्न हल कर लिए थे। अगला प्रश्न आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो पूरी तरह से उस क्लास को अच्छी तरह से देख लेना, ताकि ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए और अच्छे तरीके से समझ में आए। जो अध्याय हमने पूरा करवाया था उसको भी अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, अब इन प्रश्नों को अध्याय पर ही आधारित है। जितने अध्याय में सब कुछ मैंने बता रखा था वो सारा का सारा यही है। बस आप आसानी से प्रश्न को देखकर भी हल कर सकते हैं। उसके बावजूद मैं आपको हल करके बता रहा हूँ ताकि आप इसको और भी अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, इसमें 5 विलयन दे रखे हैं। एक दे रखा है ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 विलयन है। अब पांचों के पीएच मान नीचे दे रखे हैं। ठीक है, पहले का क्रमशः, क्रमशः का मतलब लगातार, लगातार मतलब ए का पहले वाला, बी का दूसरे वाला, सी का तीसरे वाला। ठीक है, ये आपको पीएच मान दे रखे हैं। अब आपको पूछ क्या रहा है, उदासीन कौन सा है, प्रबल क्षारीय, प्रबल अम्लीय, ठीक है, दुर्बल अम्लीय और दुर्बल क्षारीय। अब ये 5 पीएच मान है और 5 ही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, उदासीन। उदासीन प्रकृति किसकी होती है? जिसका पीएच मान 7 होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। हम पीएच स्केल की बात करें, ठीक है, तो पीएच स्केल में 7 जो होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। तो ये हो गया उदासीन। अब उदासीन के आसपास वाले जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं और इससे जितने दूर होते हैं उतने ही वो क्या होते जाते हैं? प्रबल होते जाते हैं। तो इनमें देखें कि पहले जो 7 है वो कैसी है? उदासीन है। तो पहले का जवाब हो जाएगा कौन सा विलयन उदासीन है? तो 7 किसका है? डी का है। तो इसका है विलयन डी। डी विलयन जो है यह कैसी प्रकृति का है? उदासीन प्रकृति का है। फिर आता है प्रबल क्षारीय। प्रबल मतलब वह जितना दूर होगा। क्षार, क्षार कहाँ होता है? 7 के बाद वाले। क्षारीय पदार्थ कौन से होते हैं? 7 के बाद वाले जो पीएच मान होते हैं वो क्षारीय होते हैं। और 7 के बाद में कौन कौन से हैं? 7 के बाद में एक तो है 9, ठीक है, और एक तो है 11। तो जितना पीछे जाएगा उतना प्रबल होता जाएगा। तो 7 से जितना ज़्यादा दूर है वो क्या हो जाएगा? उतना प्रबल होगा। और नज़दीक वाला क्या होता जाएगा? दुर्बल होगा। तो प्रबल कौन सा हो जाएगा? 10 से अधिक वाले करीबन प्रबल माने जाते हैं। तो ये 11 जो है ये क्या है? प्रबल क्षार है। कैसा है? प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार हो जाएगा विलयन 11 किसका है? 11 सी का। तो विलयन सी जो है यह कैसा हो जाएगा? प्रबल क्षार का हो जाएगा। इसके बाद प्रबल अम्ल की बात कर रहे हैं। तो अम्ल कहाँ होते हैं? 7 से कम वाले। तो 7 से कम कौन से? 1 व 4 है। तो ये मान लीजिए 4 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। तो 7 से जितना अधिक दूर है उतना ज़्यादा प्रबल होगा। तो ये 1 अधिक दूर है तो ये क्या हो जाएगा? प्रबल अम्लीय हो जाएगा। तो प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा? विलयन 1 किसका है? बी का। तो विलयन बी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है लास्ट दुर्बल अम्ल की बात आती है। तो अम्ल में 2 ही थे, एक 4 और एक हो गया प्रबल। तो दुर्बल कौन सा हो जाएगा? 4। और 4 किसका है? ए का। पीएच मान क्या है? 4 है। तो विलयन ए जो है यह क्या हो जाएगा? विलयन ए जो है यह दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। फिर बात आती है दुर्बल क्षार की। तो दुर्बल क्षार, क्षार में भी हमारे पास 2 पीएच मान थे। एक था 11 और दूसरा था 9। 11 जो है यह किस में आ गया? प्रबल क्षार में आ गया। तो शेष क्या बच गया? 9। तो 9 जो है किस विलयन का हो गया? 9 हो गया विलयन ई का। तो ये 5 विलयन किस प्रकार के प्रकृति दर्शा रहे हैं, शो कर रहे हैं, उनका जवाब हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पीएच स्केल के आधार पर मैंने आपको अच्छी तरह से वो पीएच स्केल बताई थी अध्याय में। तो उसके आधार पर आप आसानी से इनका पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना 10वां क्वेश्चन। प्रश्नली ए व बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की एक मैग्नीशियम का फीता लिया। उसको क्या कहते हैं? हमने कई मैग्नीशियम फीते पर कई अभिक्रियाएं पढ़ी है। तो मैग्नीशियम का एक फीता लिया, पतली पट्टी ली, और उसको एक ए व बी दोनों परख नली में, दोनों जो अपने पास ट्यूब थे उनके अंदर डाल दिया। परख नली ए व परख नली बी में इनको डाल दिया। ठीक है, मैग्नीशियम के फीते को। और फिर बारी बारी से उसमें एक में परख नली ए में हमने HCl डाल दिया और परख नली बी में क्या डाल दिया? CH3COOH, जिसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। और HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनको दोनों परख नलियों में डाल दिया। और दोनों अम्लों की सांद्रता, मतलब दोनों का जी सांद्रता है वो कैसी है? समान है। और उनकी मात्रा भी समान है। जैसे 2 ml है तो उधर भी 2 ml डाला। ठीक है, अब किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी? तो आप इन दोनों को देखने पर आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है HCl जो है यह क्या है? प्रबल अम्ल है। कैसा है? प्रबल अम्ल है। और CH3COOH क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। ये कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। जो प्रबल है वो अधिक क्रियाशील होगा और दुर्बल है वो कम क्रियाशील होगा। तो आपको इसको देखते ही आपको पता लग गया होगा कि किस नर परख नली में जल्दी से तेजी से बुदबुदाहट शुरू होगी। तो आप आसानी से कहोगे कि जो प्रबल अम्ल है वो क्या होगा? वो
प्रबल तरीके से मतलब तेजी से बुदबुदाहट शुरू करेगा, अभिक्रिया शुरू करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपरक नली ए में जो है वो तेजी से बुदबुदाहट होगी। और क्यों होगी? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा है? प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल अधिक तेजी से क्रिया करता है। ठीक है, तो इसका जवाब इतना ही है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10वां क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है अपना 11वां। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि ताज़ा दूध जो है उसका पीएच मान लगभग कितना होता है? 6 होता है। अब क्या कह रहा है? दही बन जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? जब दूध में जामन डाला जाता है तो वो किस में परिवर्तित होता है? दही बनता है। और दही बनने की प्रक्रिया में जो बैक्टीरिया उपयोग में आते हैं उनको कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है दही के निर्माण करते समय उसमें एक अम्ल का स्रावन करते हैं जिसको कहते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल कहते हैं। और यह अम्ल जैसे जैसे दूध दही में परिवर्तित हो रहा है तो जो लैक्टोबैसिलस नामक, लिख लो, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं? दूध से दही को बनाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। और वही क्या करते हैं? लैक्टिक अम्ल का स्रावन करते हैं जब दूध से दही को बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे दही बनेगा तो उसमें इस अम्ल की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो पीएच मान क्या होगा? घटेगा। तो पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? पीएच का मान घटेगा। क्या होगा? पीएच का मान घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इसमें जो उपस्थित लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया उसमें लैक्टिक अम्ल का स्रावन करते हैं और अम्ल की मात्रा बढ़ने से उसका पीएच मान क्या होगा? घटेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा अम्लीय होगा उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 12वां क्वेश्चन। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्या करता है? बेकिंग सोडा मिलाता है। कौन मिला रहा है? एक ग्वाला है, गायों का रखवाड़ा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, समझने की जरूरत है क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला रहा है। अब नाम क्या है? बेकिंग सोडा। फटाफट कमेंट करके बता दो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र फटाक से कमेंट कर लो। ठीक है, अब बेकिंग सोडा मिलाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है? अगला प्रश्न जो है ये क्या पूछ रहा है? ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? अब बेकिंग सोडा इसका जो प्रभाव है, प्रवृत्ति है, वो कैसी है? यह क्षारीय होती है बेकिंग सोडा की प्रवृत्ति। तो जैसे ही बेकिंग सोडा उसमें मिलाएगा तो इसका जो पीएच मान है वो 6 से बढ़कर थोड़ा क्या हो जाएगा? क्षारीय की तरफ हो जाएगा। तो क्यों करता है ऐसा? क्यों बनाता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो दूध होता है वह जैसे जैसे कुछ देर पड़ा रहता है तो उसमें जो उपस्थित बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? उसमें अम्ल की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, उसका निम्नीकरण करते जाते हैं और अम्ल की मात्रा को क्या करते जाते हैं? बढ़ाते जाते हैं। और अम्ल की मात्रा बढ़ने से, उसके अम्लीय प्रभाव के बढ़ने से वह दूध क्या हो जाता है? फट जाता है, ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रह सकता। तो उस दूध को ज़्यादा समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। तो इसके पहले का जवाब हो जाएगा दूध को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसको पीएच को मान को बदलकर थोड़ा क्या बना दिया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। और क्षारीय कैसे बनेगा? जब उसमें बेकिंग सोडा मिला दें। तो बेकिंग सोडा का जो प्रवृत्ति है वो कैसे होती है? क्षारीय होती है। इस वजह से दूध का पीएच मान भी क्या हो जाएगा? क्षारीय की तरफ और चला जाएगा। ठीक है, अब बी जो है क्या कह रहा है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगेगा? क्योंकि दही बनने के लिए जो नियंत्रित पीएच चाहिए वह उस बेकिंग सोडा के मिलाने से क्या हो गया है? पीएच मान जो हो गया वो क्षारीय की तरफ ज़्यादा चला गया है। जैसे पहले दूध का पीएच मान कितना था? 6 था। अब मान लें कि दूध दही बनने के लिए इसके पीएच मान को 6 से कम कहाँ पर आना है? 4 पर आना है। इसके लिए इसको कितना घंटा लग रहा है? 3 घंटे लग रहे हैं। मान कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे। अब जिसमें इसमें बेकिंग सोडा मिलाया तो इसका पीएच मान अब कितना हो गया है? 7 हो गया है। तो 7 से वापस 4 तक आने के लिए इसको कितना? 6 से इसमें 3 घंटे लग रहे हैं। तो 7 से 4 तक आने के लिए इसको समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा डालकर उसके प्रभाव को क्या कर दिया गया है? क्षारीय बना दिया गया है। और क्षार से वापस उसके जो पीएच मान को नियंत्रित करने के लिए जो अंदर बैक्टीरिया है उसमें उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उसको ज़्यादा समय लगता है। इसलिए दूध को दही बनने में क्या ज़्यादा अधिक समय लगता है। ये इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा
प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। अब इस प्रश्न का जवाब हमने अध्याय में ही आपको बता दिया था। जब अध्याय आपको बताया था, अध्याय पढ़ाया था, उस समय आपको सारा बता दिया था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम आया है तो सबसे पहले कमेंट करके ये बता दीजिए इसका रासायनिक सूत्र क्या है, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, फटाफट से जवाब दे दो कमेंट बॉक्स में। अब आर्द्र रोधी मतलब जिसमें नमी न आ पाए, ऐसे बर्तनों में क्यों रखा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको जिप्सम को गर्म करके उसके जो क्रिस्टलन जल है उसको वहाँ से हटा के फिर इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता था। और जैसे ही वापस आर्द्रता से इसकी संगठन हो जाता है, जब इसमें पानी मिलाते हैं, आर्द्रता इसके संबंध में आ जाती है, तो इसके संबंध की वजह से यह प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। तो जिप्सम में बदलने से रोकने के लिए इसको आर्द्र रोधी बर्तनों में रखा जाए ताकि यह लंबे समय तक सुरक्षित पड़ा रहे। नहीं तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी नमी है, वह इससे क्रिया करके किस में बदल जाएगी, जिप्सम में बदल जाएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस वहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो जिसको जिप्सम में बदलने से रोकने के लिए इसको आर्द्र रोधी बर्तनों में रखा जाता है। अब जिप्सम का नाम है तो इसका रासायनिक सूत्र भी आप कमेंट करके बता दीजिए, फटाक से कमेंट कर दीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और अंत में इन सब का जवाब आपको मैं देता हूँ। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बारे में विस्तार से हमने पढ़ा था कि उदासीन कैसे होता है। जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उससे जो उत्पाद के रूप में दो पदार्थ मिलते हैं, उत्पाद मिलते हैं, एक जल मिलता है और दूसरा लवणीय पदार्थ मिलता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार दोनों मिलकर, एक आयन प्लस के एक माइनस के, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन प्रवृत्ति शो करते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण पड़ा था। अब इसकी परिभाषा हो गई। अब दो उदाहरण लिखने हैं, तो दो उदाहरण में एक तो प्रमुख उदाहरण है जो बार बार हम उपयोग में कर रहे हैं, HCl है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, और इससे मिलकर क्या बनता है, एक NaCl जिसको साधारण नमक कहते हैं, और दूसरा क्या बनता है, H2O जल बनता है। एक तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी अगर अभिक्रिया की बात करें तो एक हम क्या ले लें, KOH ले लें, और दूसरा क्या ले लें, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें H2SO4। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा पोटेशियम सल्फेट लवण के रूप में, और दूसरा क्या बन जाएगा, जल की प्राप्ति होगी। तो ये दोनों अभिक्रियाएं, उदाहरण आपके सामने हैं अभिक्रियाएं। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन है, धोने का सोडा व बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो उपयोग तो बहुत सारे लिखवा रखे हैं, तो आप उससे चुनकर लिख सकते हैं। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए। ठीक है, तब तक बेकिंग सोडा का सूत्र मैंने पहले पूछा था, ठीक है, आपने लिखा होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसको कहते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और धोने का सोडा का सूत्र है सोडियम कार्बोनेट और 10 अणु किसके, क्रिस्टलन जल के H2O के 10 अणु। ये होता है धोने का सोडे का सूत्र। कहीं कहीं पर आपको सोडियम कार्बोनेट ही लिखा हुआ मिलेगा, तो यह भी इसका क्या है, सही आंसर ही होगा। ठीक है, तो ये हो गए। और इसके उपयोग, धोने का सोडा कहाँ कहाँ उपयोग में लिया जाता है, एक कठोर जल की कठोरता को दूर करने के लिए, और दूसरा जो साफ सफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा का उपयोग एक तो एंटासिड के रूप में, जब अम्ल चींटी वगैरह कोई डंक लगाती है तो उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए एंटासिड के रूप में, और दूसरा बेकिंग सोडा का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। तो दो उपयोग प्रमुख हो गए, वो प्रश्न पूरे हो गए। अब पांचों प्रश्न के जो दो होमवर्क दिए थे, दो भाग आपको, उसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ मैं। ये जो सी पार्ट है क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब मिलाते हैं, एल्यूमिनियम के चूर्ण और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब मिलाते हैं तो उससे उत्पाद के रूप में क्या क्या मिलता है, ये हमें बताना था। पहले सब समीकरण लिखना था, जो मैंने आपको कल लिख के बताया था, हिंट दे दिया था। सिर्फ आपको क्या कहा था, संतुलित समीकरण यहाँ पर प्रतीकों का और यौगिकों के समूह से जो बन रहा है वो आपको लिखने के लिए कहा था। ठीक है, तो ये इसका जवाब मैं बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम के लिए क्या लेना पड़ता है, Al कहते हैं। उसके बाद क्या लिया जा रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जा रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं, H2SO4। उसके बाद उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए, Al2SO4 और बार 3। ये क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। और उसके बाद क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है H2। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करेंगे तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी है,
2 है, तो इसकी मात्रा 2 करने के लिए हम इसको 2 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। अब सल्फेट की मात्रा इधर कितनी है, 3 है, और इधर सल्फेट कितना है, 1, तो इसकी मात्रा 3 करने के लिए हम इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 गुणा 2 6। अब हाइड्रोजन की मात्रा को 6 करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। अतः ये हमारा जो संतुलित समीकरण है वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब डी भाग को देखें इसमें क्या लिया जा रहा है, आयरन को क्या कहते हैं, Fe। आई मत लिख देना भूल से, आई का मतलब होता है आयोडीन, ठीक है। तो आयरन को क्या कहते हैं, Fe कहते हैं। उसके साथ में क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया। उसमें क्या मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको क्या कहते हैं, HCl कहते हैं, ये मिलाया। और हमारे उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है, आयरन क्लोराइड। आयरन मतलब Fe, क्लोराइड मतलब Cl2। 2 क्यों आया, क्योंकि इसकी जो संयोजकता है वो कितनी है, आयरन की 2 है, इसलिए, ठीक है। हाइड्रोजन गैस H2। अब इनको क्या करना है, संतुलित करना है। Fe इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। Cl2 क्लोरीन इधर कितने हैं, 2 है, तो इधर क्लोरीन की मात्रा 2 करने के लिए इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। और हाइड्रोजन भी कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन हो गए 2। तो अतः हमारा जो समीकरण है वो क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो इनके जो जवाब है वो आपने अच्छी तरह से दिए होंगे, और बहुत आसान है, ज़्यादा कोई टफ था नहीं। टफ मामला ये था जो मैंने आपको कल लिख के बता दिया था, और इसका रासायनिक सूत्र वगैरह लिखना है, ये तो आपको मेहनत करके सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो प्रश्न में सारे के सारे कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको इससे पहले जो शुरुआत में आपको कुछ प्रश्न पूछे थे, एक तो बेकिंग सोडा का, उसका जवाब मैंने दे दिया, खाने का सोडा है, ठीक है। और भी मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था, उसके जवाब मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये जो अभी चल रही क्लास में 3 प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसको हाइड्रेट बोलते हैं या क्रिस्टलन जल कहो, दोनों बात सही है। बेकिंग सोडा, इसका मैंने रासायनिक सूत्र अभी आपको बता दिया, फिर बता रहा हूँ, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और जिप्सम किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आर्द्रता की उस संयोग करते हैं आर्द्रता से, तब जिप्सम का निर्माण होता है। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, 2 अणु जो हो जाएंगे क्रिस्टलन जल के, ये हो गए इसके रासायनिक सूत्र। अब एक प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ये जो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, पेरिस के अंदर हुआ था। और इसका उपयोग प्लास्टर के लिए, किसी भी जो प्लास्टर किया जाता है उसके लिए उपयोग में लाया जा रहा था, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक क्लास आज खत्म होती है। अगली क्लास में हम अगले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जो है धातु और अधातु। अच्छी तरह से उसकी पूरी जानकारी आपको अध्याय जो अध्ययन करवाया जाएगा उसमें आपको बता दी जाएगी। और ये जो अध्याय पूरा हुआ है इसका आपका कल टेस्ट लिया जाएगा, तो टेस्ट के लिए तैयार रहना और अपने साथियों को भी बता देना कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस टेस्ट में हिस्सा ले, और जो ये अध्याय करवाया है इसके रिवीजन का पूरा आनंद ले, ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।